तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। 24x7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और 24x7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली मुबारक हो और आने वाला नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। भारतीय सिनेमा में काम करने वालों में से सबसे शुमार है या जिनका नाम सबसे पहले आता है, ही इज़ नन अदर देन सुदेश भोसले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुदेश भोसले जी से। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल महानगर में किसी इवेंट में शरीक होने के लिए वो यहाँ पधारे हैं। सर जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। महानगर में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? महानगर में अक्सर आपका आना जाना रहता है, तो कुछ जुड़ी हुई यादों को अगर आप साझा करना चाहोगे तो। मेरे 40 साल के करियर में सबसे ज़्यादा जो मैंने कार्यक्रम किए वो बंगाल में किए हैं, कलकत्ता और आसपास। मतलब तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कार्यक्रम इसलिए किए क्योंकि यहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सर, सिर्फ यहाँ के नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी आपके चाहने वाले हैं। वो तो है, लेकिन अगर मैं पूरे 40 साल का अगर वो निकालूं हिसाब, तो मैक्सिमम शोज़ यहाँ पे किए हैं। और उन जितने भी शोज़ किए उसमें सबसे ज़्यादा शोज़ हमने हमारे दोस्त नारायण दा के साथ किए हैं। तो सर, कुछ जुड़ी हुई मतलब यादों को अगर साझा करना चाहो, क्योंकि काफ़ी सारे शोज़ होते हैं, काफ़ी चहेते लोग आपको मिलते हैं, क्या कहना चाहोगे सर? एक्चुअली यादें बहुत हैं। सबसे बड़ी बात यह है बंगाल की, महानगर की, कि यहाँ के जो दर्शक हैं, यहाँ के जो श्रोता हैं, और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो भी पुराने गाने पसंद करते हैं। नए और पुराने दोनों गानों को बराबर हमको रिस्पांस मिलता है और मिक्स ऑडियंस होती है। और कुछ मेट्रोज़ में होता है ना, शहरों में, कि नए गाने ही पसंद किए जाते हैं, लेकिन बंगाल का, महानगर का ये खासियत है कि हम 50 साल पुराना गाना भी गा सकते हैं या 1 महीने पुराना गाना भी अगर गाते तो वो पसंद करते हैं। और मेन क्या है, यहाँ के लोग म्यूज़िक समझते हैं। अच्छा गाना क्या है वो समझते हैं, और कलाकार को जो रिस्पेक्ट यहाँ मिलता है, जो प्यार मिलता है, और सिर्फ हमारे परफॉर्मेंस के लिए नहीं, कि हम जो भी है ना उसके लिए उनकी आंखों में हमको दिखता है कि कितना प्यार करते हैं। शो से पहले, शो के बाद हम जब निकलते गाड़ी में बैठते तो जिस तरह से पीछे दौड़ के हाथ मिलाने के लिए आते हैं, गले लगाते, वो सबसे बड़ा ही मतलब चीज़ याद रह जाती है। सर, हम के जुम्मा जुम्मा के गाने से आपको शोहरत मिली है, तो उस दिन की याद में अगर कुछ आप साझा करना चाहो जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं आज। ये तो क्या, मैंने 82 में ऐसे ही मजाक में स्टेज पे शुरू किया था। हेमंत दास, सचिन दास, सहगल साहब, अलग अलग आवाज़ों में, पंचम दा, और उसके साथ कुछ एक्टरों की आवाज़ें मैं करता था स्टेज पर। उस वक्त काफ़ी मिमिक्री आर्टिस्ट थे, जॉनी विस्की, माधव मोगे, दिनेश हिंगू, दिलीप दत्ता, उसके बाद जॉनी लीवर साहब आए। लेकिन अचानक पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे गले से अमिताभ बच्चन की आवाज़, मैंने मजाक में किसी लड़की को देख के स्कूल में बोला, ए ज़रा जान दरवाज़ा खोल दे, ऐसे मजाक में। तो कुछ दोस्त मेरे पीछे पड़ गए, बोले अरे अभी तुमने जो किया वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसा। और फिर मैंने स्टेज पे उसको ट्राई किया, तो एकदम जो रिस्पांस मिला वो बढ़िया था, मतलब एकदम आश्चर्यजनक था। और दूसरी बात, उस वक्त जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट थे, वो दिलीप साहब, राजकुमार, राज कपूर साहब, ओम प्रकाश जी, दादा मुनि, उनके
अमिताभ बच्चन स्टेज पे पहली बार लोगों ने सुना, मुंबई में एटलीस्ट, और उसके बाद तो कई लोग करने लगे। तो वो जो मुझे रिस्पांस मिला, और फिर उस वक्त के अमित जी के गाए हुए गाने रंग बरसे मेरे रंग में, वो भी मैं गाता था क्योंकि मैं सिंगर भी हूँ। तो वो दोनों वॉइसेस मुझे, उनकी बोलने की आवाज़ और सिंगिंग की आवाज़ दोनों पता थी। और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बप्पी दा, कल्याण जानी, इनको पता था। और एक दिन मुझे उन्होंने अचानक बुलाया अजूबा के लिए, मुझे ब्रेक दिया पहला, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और उसके शशि कपूर जी डायरेक्टर थे। और उस फिल्म में मैंने कुछ 1-2 लाइनें गाई अमित जी की आवाज़ में। और जब अमित जी ने वो लाइनें सुनी तो वो भी एकदम बोले, अरे ये है कौन? तो मुझे शशि जी जब मिलाने ले गए उनके, तो मैं अपना साक्षात अमिताभ बच्चन को देख रहा था थरथराते हुए। मैंने बोले, सर नमस्ते। तो वो सामने से बोलते, अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो जब अमित जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, तब लक्ष्मी जी के दिमाग में एक आइडिया आया, और ये उन्होंने मुझे बोला, अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे? बोला, अरे ओ जुम्मा। तो ऐसे तरह 7-8 दिन डायलॉग्स की प्रैक्टिस हुई। फिर जुम्मा चुम्मा दे दे, बोले वो कैसे गाएंगे? जुम्मा चुम्मा दे दे। तो इसी तरह जब खिचड़ी पकी तो अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, और उनके सामने मैंने डायरेक्ट गाया बिना माइक्रोफोन के। जैसे उन्होंने सुना तो बोले, अरे बहुत अच्छा, रिकॉर्ड कर लो। और अमित जी के सामने गाना रिकॉर्ड हो गया। और बाकी उसके बाद तो आज तक 31 साल हुए। तो मैं आज जहाँ भी दुनिया के कोने कोने में जाता हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ते ही या कोई भी शो शुरू होता है तो पहले जुम्मा की आवाज़ आती है। तो मैं वही कहता हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बख्शी साहब, अमित जी, शशि कपूर जी, जिनको ये आइडिया है, तो मतलब उनका जितना मतलब धन्यवाद करूँ उतना कम है। हमने ये भी सुना है कि आपने शुरू किया था दौर, तो आप डबिंग किया करते थे संजीव जी की, अनिल कपूर जी के। तो उस दौर के बारे में अगर हमको बताएं सर। उस वक्त क्या था, हम लोग स्टेज शोज भी करते थे और वॉइस ओवर्स भी करते थे। तो संजीव कुमार जी गुजर जाने के बाद अचानक कई प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए कि अगर आपने हमको आवाज़ नहीं दी, डबिंग नहीं किया, तो हमारा लाखों रुपए का ये जो रील है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने इससे पहले कभी डबिंग की नहीं थी। वो लिप सिंग करके बोलना, मतलब स्टेज पे 2 लाइनें कॉमेडी करना बहुत आसान होता है। तो मैंने किया, वो अच्छा लगा सबको। उसके बाद तेज़ाब में अनिल कपूर, ये तेज़ाब की फिल्म वो सेंसर के लिए चाहिए थी, तो एन चंद्रा जी मेरे पास है, बोले सुदेश अनिल कपूर बाद में करेंगे लेकिन सेंसर के लिए मेरे लिए कर दे। तो मैंने की, उन्होंने भी डबिंग की, लेकिन जब फाइनल प्रिंट्स आए तो रिकॉर्डिस्ट परेशान हो गया कि सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा है और अनिल कपूर। तो कई प्रिंट्स मेरी आवाज़ में निकली, उन प्रीमियर मेरी आवाज़ में था। उसी के साथ जैसे कई एक्टर्स हैं, उनकी जो एड फिल्म्स होती हैं, अमित जी की भी हिंदी वो करते हैं, बाकी अपनी जितनी भारतीय लैंग्वेजेस हैं, असमीज़, नेपाली, फिर अपने बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी, वो हम जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट करते। कई अमित जी के एड फिल्म्स मैं करता हूँ। तो ये कहते हैं ना, स्टेज, टीवी और ये डबिंग, ये भगवान ने जो दिया वो चलो। ये बहुत बड़ा देन है। मतलब भगवान को कितना मतलब इसमें मानते हैं? मतलब भगवान नहीं दिए, मेरा कुछ नहीं है उसमें। मतलब जो भी मैं करता हूँ, अगर लोग पसंद करते हैं, सब उसकी देन है। तो 80 का जो दौर था और आज का जो दौर है, म्यूजिक सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड, मतलब ड्रास्टिकली। जैसे पंजाबी एलिमेंट्स को ढुकाया जा रहा है आजकल, जो हिट हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बदलाव के बारे में? बदलाव का नाम ही ज़िंदगी है। जैसे हम छोटे थे 60s में, तब सैगल साहब थे, तलत साहब थे, फिर रफ़ी साहब, किशोरदा, मुकेश जी आए। उसके बाद 90s का दौर आया और सिंगर्स आए। अब का दौर अरिजीत सिंह है, मीका सिंह है। तो ये चेंज होना ही है। और जैसे अगर बदलाव अच्छा है, और जैसे हम लोगों को जैसे सैगल साहब आज भी पसंद है, उसी तरह नए जनरेशन को ये जो नए पॉपुलर सिंगर्स हैं वो पसंद है। तो हमारी जनरेशन को वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जो कहते हैं ना, कहीं कहीं देखा जाता है कि म्यूज़िक लाउड हो रहा है, आवाज़ दबी जा रही, और लिरिक्स का जो स्तर है, स्टैंडर्ड, वो कहीं कहीं थोड़ा कम होती दिखाई दे रही है। वो बरकरार होना चाहिए। तो हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं। हमारे जो यंग बच्चे हैं, आप देखते हैं रियलिटी शोज में कितना अच्छा गाते हैं, तो उनको ना खुला छोड़ देना चाहिए। उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है कि हमको ऐसा बनाओ, ऐसा, बेचारा करते हुए। सर आपने काफ़ी स्टेज शोज किए हैं महानगर में, तो स्टेज में परफॉर्म करने से पहले दिमाग में क्या चलता है सर? सबसे पहले तो मैं अपने भगवान को याद करता हूँ,
हमारी, मैं गोवा से हूँ तो कामाक्षी देवी हमारी जो कामाख्या माता, उनको याद कर, मेरे मम्मी पापा को याद करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ कि वो आशीर्वाद दे कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो। और एक ही दिमाग में रहता मेरे कि मैं कोई क्लासिकल सिखाना या मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं जाता। मेरा मकसद एक ही रहता है, मैं 2-2.5 घंटे जो भी स्टेज पे रहता हूँ कि लोगों को उनका गम जो है या स्ट्रेस है वो भुलाऊं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाऊं। फिर वो मेरा गाना हो, मेरा डांस हो, मेरी कॉमेडी हो। मेरा हमेशा गोल यही रहता कि ये जो 2-2.5 घंटे मेरे सामने जनता बैठी तो जाते वक्त मुस्कुराते हो जाए और मुझे और इस शाम को याद करते जाए। सर, ये गम भुलाने का दौर तो काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है। आपके गीत सुनकर काफ़ी लोग मतलब खुश होते हैं, तो ऐसा कोई यादगार लम्हा जिसको आप साझा करना चाहोगे, मतलब कोई ऐसा फ़ैन मोमेंट रहा होगा आपकी ज़िंदगी? फ़ैन मोमेंट्स आजकल तो कुछ ज़्यादा ही होने लगे। मतलब मेरा एक तरीका है, मैं स्टेज पे आके अपना डायरी खोल के गा के निकल नहीं जाता। मैं कभी कभी भीड़ में घुस जाता हूँ, कुछ लोगों को बुलाता हूँ, उनको नचाता हूँ, उनको गवाता हूँ, तो वो ज़्यादा लोगों को टच होता है कि ये अपने लिए शो करने आया है। और फ़ैन मोमेंट तो अभी तो पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ कुछ। मैं हमेशा प्रे करता हूँ, हर आर्टिस्ट प्रे करता है कि मेरे फैंस बढ़े, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े, मेरा नाम और ज़्यादा हो, तो मैं भी वो प्रे करता हूँ और भगवान कुछ दया दिखा रहा है। तो जैसे मैं अमिताभ बच्चन की आवाज़ अगर करता हूँ तो लोग पागलों की तरह मैं, और कभी कभी तो मैंने अभी देखा है कि लोग जैसे हमारा फ़ैन मोमेंट होता था ना, हम अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को छूने के लिए तरसते थे, उनके हाथ को पकड़ बिल्कुल उनको सिर्फ छूने के लिए। हाँ, तो आजकल कुछ लोग मुझे छूने के लिए दौड़ते हैं शौकियत गाड़ी पे, तो कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये मेरे साथ भी ये हो रहा है। तो ये, और दूसरी बात, जैसे हम यूएसए में वगैरह जाते हैं तो हमने लोगों को रोते हुए देखा, जैसे मैं, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, दुनिया की हर वो खुशी खरीद सकते हैं, लेकिन वो उनकी ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो भारत आ नहीं सकते। तो हमको देख के जब हम ये गाने गाते ना, आंसू मतलब रुमाल से, और वो हमको जब देखते तो वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, वो इस नज़र से देखते हैं हमको, उनकी नज़र में नज़र आता है कि ऐसा देखिए हमारे नहीं, हमारे देश से, हमारे गांव से हमारा भाई आया, उस नज़र से हमको देखते। तो वो जो एक कहते हैं ना, उनका जो अप्रिसिएशन होता है, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये अप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, आपको लोग आइडल भी मानते हैं, तो आप किसी को आइडल मानते हो सर? बिल्कुल, मैं रफ़ी साहब को आइडल मानता हूँ, किशोर दा को मानता हूँ, लता जी, आशा जी, और मैं क्योंकि इतनी आवाज़ें करता हूँ तो सैगल साहब से, तरत साहब से, मतलब जितने भी एक्टर्स हैं, दादा मुनि, दिलीप साहब, सबसे मैं थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ। और उससे भी बड़ी बात, ये जो इंडियन आइडल के बच्चे हैं या मेरे शो में जो मेरे से पहले मेरे जो जूनियर्स गाते हैं, उनसे भी मैं सीखता हूँ। मैं कभी ग्रीन रूम में जाके नहीं बैठता, आप कभी भी देखिए, मैं विंग्स में कुर्सी लगा के बैठता हूँ। मतलब कितना भी नया कलाकार हो, कितना भी पुराना हो, मैं बैठ के देखता हूँ ये अच्छा क्या कर रहा है, इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कहाँ ताली पड़ रही, तो वो सीखना रोज़ का ये मेरा, तो सभी मेरे आइडल है। अभी आप बात कर रहे तो आपको ऑब्जर्व करो, आप भी आइडल है, नारायण दा आइडल है मेरे। इतने सालों से मैं जितने प्रमोटर से बात करता हूँ तो नारायण दा के बारे में बोलते हैं, वो तो हमारा गुरु है। तो इतने साल इस इंडस्ट्री में टिके रहना, और जितने टॉप एक्टर्स है, प्लेबैक सिंगर्स, लोगों को लेके पूरे वर्ल्ड में शो करना, तो यही चीज़ें हैं ना। मतलब मैं सिर्फ आज और कल का नहीं सोचता हूँ, अब से 20 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, वो तैयारी मैंने बचपन से की है। सर, फन मोमेंट्स तो आपके काफ़ी रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ पूछना हम चाहेंगे कि लाइफ में कभी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी आपको फेस करना पड़ा था, कुछ अगर कहना चाहेंगे? भगवान बहुत दयालु हैं, एम्बैरेसिंग तो कभी हुआ नहीं। हाँ, कभी कभी कुछ फ्लाइट डिले होती है या जहाँ जाते हैं वहाँ बारिश होती है, तब तकलीफ़ होती है कि फिर ऑर्गेनाइज़र रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन और रुक जाइए, या हमारी कोई गलती नहीं, फ़्लाइट ही नहीं पहुँची, तो ऐसे में थोड़ा प्रेशर आ जाता है, लेकिन वो लोग भी समझ जाते हैं। एम्बैरेसिंग मोमेंट अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने किसी के साथ ऐसी कोई गलत बात की नहीं। तो सब मतलब बड़े सीनियर, लता जी, आशा जी, अमित जी, किशोर दा से लेके अभी तक के सारे सिंगर्स बहुत प्यार करते हैं मुझे।
इसलिए शायद नालंदा मतलब जितने भी सिंगर्स को लाते हैं उसमें से आप सर्वश्रेष्ठ हो। अभी मेरा कैसा है ना ऊपर ना नीचे, हम एक स्ट्रेट हाईवे पे आराम से चलते जा रहे हैं। अभी जितने सिंगर्स हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उन्होंने हज़ारों गाने गाए, उनके करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग है, हमने 4-5 ही गाने गाए। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों के साथ कंफर्ट लेवल होती, मुझे कई लाखों रुपए मिलते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं देखता हूँ वो जो फ़ोन हमको करते हैं ना, कुछ एक होता है ना, एक फ़ोन से ही मालूम पड़ता है कुछ गड़बड़ है, तो हम वो शो छोड़ देते हैं। और नालंदा जैसे यहाँ भी हैं, अमेरिका में क्या, हम एक फ़ोन पे अपनी से टिकट खरीद के चले जाते हैं, पूछते नहीं क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या। ये भी एक ऑर्गेनाइज़र और आर्टिस्ट का रिश्ता होता है। सर आपने तो काफ़ी अवार्ड भी लिए होंगे कहीं, मतलब देश में विदेश में। एक्चुअली मुझे कुछ साल पहले यहीं पे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला था इधर कलकत्ता में, और अभी पिछले साल मुझे दादा साहेब फाल्के का एक अचीवर्स अवार्ड मिला, और एक बार मुंबई में भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक अवार्ड मिला। तो वैसे अवार्ड्स बहुत कम मिले मुझे, लोगों का प्यार बहुत मिला मुझे। सर अवार्ड मिलना तो बहुत बड़ी बात है, तो अवार्ड आपके लिए क्या मायने रखता है? मैं ये समझता हूँ अवार्ड जब भी मिलता है ना, तो इतने साल की जो मेहनत है उसका एक होता है ना अप्रिसिएट, एक सर्टिफिकेट होता है, और जब अवार्ड मिलता है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और अवार्ड वो होना चाहिए जो आपको बिना आपको मालूम नहीं अनाउंस हो गया, वो अवार्ड नहीं जो आपने कोशिश की और आपको मिला। तो ये जो नए टैलेंट जो उभर के आ रहे हैं, कई टैलेंट शोज हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे आपने कहा कि काफ़ी उन पर दबाव रहता है, काफ़ी दबाव दिया जाता है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे सर? देखो, नया टैलेंट जैसे मैंने कहा ना बहुत अच्छा है, उनको सिर्फ सही गाइडेंस की ज़रूरत है। वो माता पिता का वो है कि अपना अगर बच्चा टैलेंटेड है तो उसको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। बस ये उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको कहते हैं ना, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, और उनको ये बोलना चाहिए कि टीवी पे देख के आप ये मत समझो कि मैं भी ये कर सकता हूँ, इसलिए बहुत मेहनत है। और एक गला खराब होना, कई घंटे बैठकर वापस भेज देना, स्टूडियो में 5-5 घंटे ऐसे ही आप बिना गवाए, ये हमारे साथ भी हुआ। ये जब तक आप नहीं एक्सपीरियंस करोगे तब तक आप एक अच्छे आर्टिस्ट, या कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनोगे। आपको सब आराम से अगर मिला ना तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी आपको। तो और जितने भी लोग कंप्लेंट करते हैं ना हमारे साथ ये हुआ, इसने बुरा किया, वो सब गलत है। ये जब तक आपके साथ नहीं होगा तब तक आप एक पक्के आर्टिस्ट नहीं बनोगे। ये मतलब मैं कलाकार की बात नहीं, हर फील्ड में होता है। तो उसको सह के लड़ के आगे बढ़ना है। और अमित जी एक बात कहते हैं, अगर आपको कोई बुलाता नहीं, आपको काम नहीं देता, तो उसकी कंप्लेंट मत करो, अपने आप को उस लायक बनाओ कि वो खुद तुम्हारे दरवाजे पे आए। तो ये मैं फॉलो करता हूँ। मैं 2 लोगों को फॉलो करता हूँ, आशा जी, अभी वो 90 साल की है, आज भी वो रियाज करती है, और दूसरे अमिताभ बच्चन 80 साल के, लेकिन हम जितने लोग हैं ना इस कमरे में, अगर वो चलने लगे ना हम सब पीछे पड़ जाएंगे। और अमित जी कहते हैं जो मेहनत करता है उसकी लोग इज्जत करते हैं। तो वो 2 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। अब आज ये एक शो है, वो कहीं भी हो, आज मेरा पूरा कंसंट्रेशन उस शो पे है कि मुझे कल जाके उधर रिकॉर्डिंग करनी है कि टीवी शो करना है। इस वक्त मैं अगर जिंगल 30 सेकंड का जिंगल भी गा रहा हूँ तो उस वक्त उतना कंसंट्रेट करो बस। सर दर्शकों के उद्देश्य में क्या कहना चाहोगे आप? बस दर्शकों से यही कहूँगा, इतने साल जो आपने प्यार दिया है इसी तरह देते रहिए, और मैं भी वादा करता हूँ कि पूरे दिल से आखिरी सांस तक आपका एंटरटेनमेंट करूँगा, आपका मनोरंजन करने की कोशिश करता रहूँगा, और अच्छा एंटरटेनमेंट करूँगा। मतलब बिलो द बेल्ट वाला कभी नहीं, साफ़ सुथरा एंटरटेनमेंट, साफ़ सुथरे गाने गाऊँगा। और जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद है, उसी तरह नए जो कलाकार हैं उनको भी आप इसी तरह से एनकरेज करें, उनको भी आशीर्वाद दें। सर 2 गीत अपने दर्शकों के लिए, एक तो जुम्मा चुम्मा और एक रंग बरसे अगर आप करें। जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा जुम्मा चुम्मा दे दे,
चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे हो रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे हिया। लता जी चली गई हैं, किशोरदा चले गए, पंचमदा, लक्ष्मी जी, प्यारे भाई कल्याण जी भाई, जो कलाकार चले गए हैं ना, जिनसे हमने सीखा, जिनको हम गुरु मानते, उनके लिए 2 लाइनें गाऊंगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। लता जी, किशोरदा, पंचमदा, कल्याण जी भाई, लक्ष्मी जी, रफ़ी साहब, मुकेश जी, हम आपसे यही कहेंगे सब फैंस की ओर से, आप ही को वापस लौट के आना पड़ेगा हमारे लिए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।